नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 103 वार्षिक एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर जो एग्जाम है वहाँ पर यह पेपर 201 है, क्योंकि यहाँ पर सेमेस्टर वाइज है। और आगरा यूनिवर्सिटी में यही पेपर जो है BD 103 है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में BD 103 है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में यह BD 201 है सेकंड सेमेस्टर में। तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे हम लोग। आप लोग ध्यान रखना, यदि इस जगह पे आप क्लिक करते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी इस पेपर की। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग 9654302596 पर मैसेज कर सकते हैं। इतना लिखना है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, या फिर जो भी RMPUS बीएड सेकंड सेमेस्टर का PDF चाहिए, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी में है तो आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर की PDF चाहिए या सेकंड ईयर की चाहिए, आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा करते हैं? A, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्तांक, A, परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक, B, प्रकरण की समझ, C, प्रश्नों के उत्तर, D, स्कॉलरशिप। तो शिक्षार्थी अर्थात छात्र जो होते हैं शिक्षक से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, B, प्रकरण की समझ। क्योंकि यदि आप छात्र हैं तो अपने गुरुओं से क्या अपेक्षा करेंगे? यही ना कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। स्कॉलरशिप या प्रश्नों के उत्तर, ये तो सारी चीज़ें बात की हो जाती हैं। यार फिर परीक्षा में अच्छे अंक चाहता है हर कोई, लेकिन शिक्षक से कहाँ अपेक्षा करेंगे? ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकरण था, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं या सुन रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? A, सामाजिक बुद्धि, B, मूर्त बुद्धि, C, अमूर्त बुद्धि, D, व्यवहारिक बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, B, मूर्त बुद्धि। महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। A, प्रतिभाशाली बालक, B, सामान्य बालक, C, पिछड़ा बालक, D, मंदबुद्धि बालक। तो इनमें से कौन पिछड़ा बालक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, B, सामान्य बालक जो होता है पिछड़ा बालक नहीं होता है। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक या फिर पिछड़े बालक जो होते हैं ये सारे विशिष्ट बालक होते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है, A, सरल, B, जटिल, C, A, B, दोनों, D, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा B, अधिगम क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यान रखना। अधिगम जटिल, सक्रिय, नियोजित या अनियोजित, चेतन या अचेतन या वृद्धिशील, संचयी या परिवर्तनशील हो सकता है, या निर्देशित या स्वतंत्र हो सकता है। अधिगम भी आजीवन है। अधिगम जटिल है और इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, कौशल, अंतर्दृष्टि, मूल दृष्टिकोण और आदतें शामिल हैं। अधिगम की योजना बनाई या अनियोजित हो सकती है। किसी भी अनुभव, विफलता, सफलता और इसी के बीच में कुछ भी अधिगम को प्रेरित किया जा सकता है। अधिगम सक्रिय होने के साथ साथ निष्क्रिय भी हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था? A, हार्वर्ड, B, मैरिसन, C, जॉन ड्यूवी, D, हंट। तो स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा A, हार्वर्ड।
जॉन एफ हर्बर्ट जर्मनी के प्रसिद्ध शैक्षिक विद्वान एवं मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था, जिसे स्मृति स्तर से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं इसमें छात्र पढ़ाई की विषय वस्तु को आत्मसात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। ए मनोविज्ञान की, बी जैविक विज्ञान की, सी भूगर्भ शास्त्र की, डी कृषि विज्ञान की। तो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन किसकी देन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। ए शिक्षण सूत्र, बी शिक्षण प्रविधि, सी शिक्षण विधि, डी शिक्षण सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला ध्यान रखना, शिक्षण सूत्र कुछ है, आप लोग देख लीजिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अभियुक्त से युक्तियुक्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक तर्कात्मक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? ए हंट, बी मॉरिसन, सी हर्बर्ट, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हंट। शिक्षण के चिंतन स्तर का ध्यान रखना, चिंतन स्तर का पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना। शिक्षण के चिंतनशील स्तर हंट द्वारा शिक्षण के उच्चतम स्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस स्तर में मूल रूप से उन समस्याओं की समझ के लिए वैज्ञानिक पद्धति या उपयोग शामिल है जिसके साथ एक व्यक्ति का सामना होता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ए एक ध्रुवी, बी द्विध्रुवी, सी तीन ध्रुवी, डी उपयुक्त सभी। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी द्विध्रुवी। संप्रेषण में कम से कम 2 लोग होना चाहिए, एक लोगों से कैसे बात होगी, या फिर आपस में एक अलग बात होती है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। ए स्रोत, बी इनकोडिंग, सी डिकोडिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी इनकोडिंग, जिसे संप्रेषण भी कहते हैं। बुनियादी संचार मॉडल में संचार के 5 तत्व कई हैं, बट मोस्ट महत्वपूर्ण जो हैं, प्रेषक या संप्रेषक जिसे इनकोडर बोलते हैं, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम जिसे चैनल बोलते हैं, चौथा संदेश या ग्रहणकर्ता रिसीवर, पांचवा पृष्ठपोषण या फीडबैक। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। ए सकारात्मक पुनर्बलन, बी नकारात्मक पुनर्बलन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है। ए दार्शनिक, बी मित्र, सी निर्देशक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, ये जो हम लोग टेस्ट हल कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकेंड सेमेस्टर में BD 201 है, और आगरा यूनिवर्सिटी में यह BEd फर्स्ट ईयर में BD 103 है। ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। ए शिक्षण शैली पर, बी शिक्षण सिद्धांत पर, सी अधिगम सिद्धांत पर, डी पुनर्बलन के सिद्धांत पर। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी शिक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। ए शिक्षण क्रियाओं से, बी उद्देश्य निर्धारण से, सी मूल्यांकन से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। ए फ्लेंडर, बी ब्रूनर, सी स्मिथ एंड स्मिथ, डी टॉलमैन। सही जवाब हो जाएगा इसका सी स्मिथ एंड स्मिथ, महत्वपूर्ण है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि है। ए अमूर्त चिंतन की योग्यता, बी सीखने की योग्यता, सी पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता, डी उपयुक्त सभी। तो बुद्धि क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए वंशानुक्रम, बी पारिवारिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए एडम्स का। अगला प्रश्न है,
प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? प्रेरणा की प्रक्रिया अर्थात मोटिवेशन किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? ए प्ररोदन या चालक, बी प्रोत्साहन, सी दंड, डी आवश्यकता। सही जवाब हो जाएगा डी, आवश्यकता के बगैर या आवश्यकता के अभाव में मोटिवेशन शुरू नहीं हो सकता। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया था? ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चूहा, डी मनमानुस। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, कुत्ता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आईवी पावलॉव, रूसी मनोवैज्ञानिक ध्यान रखना, 1904 में प्रतिपादन किया। प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग कुत्ता पर किया गया था। अगला प्रश्न है, छात्र एवं शिक्षक का संबंध होना चाहिए। ए गरिमा का, बी महिमा का, सी मधुरता का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। ए सामान्य, बी महत्वपूर्ण, सी महत्वहीन, डी उपयुक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका में है। ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी समाज, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को बनाते हैं। ए प्रभावशाली, बी विशिष्ट, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए ग्रीक, बी फारसी, सी यूनानी, डी लैटिन। सही जवाब हो जाएगा 25 का ध्यान रखना, ए ग्रीक। मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलने से बना है, शाइके तथा लोगस। शाइके का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विवेचना। इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला एक विषय। अगला प्रश्न है, शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी साइकी तथा साइकिल प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो व अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना? ए मन का, बी आत्मा का, सी चेतना का, डी व्यवहार का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लेटो तथा अरस्तु ने मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना? तो ए मन का विज्ञान। प्लेटो तथा अरस्तु ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। वर्तमान में जो है एक्चुअली क्या है, जो मनोविज्ञान है समय के साथ बदलता रहा, तो जो वर्तमान में है ये व्यवहार का विज्ञान माना गया है मनोविज्ञान को। ठीक है, सबसे पहले जो है 16वीं शताब्दी में मन का विज्ञान माना गया था। सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु और डेकार्ट द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अरस्तु व प्लेटो ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? आप लोग ध्यान रखना, प्लेटो व अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? प्लेटो व अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी आत्मा का विज्ञान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मन का विज्ञान नहीं बल्कि आत्मा का विज्ञान नहीं माना है। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? तो बी आत्मा का विज्ञान माना है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, लिखा भी गया है साफ शब्दों में। सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु डेकार्ट द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? तो बी आत्मा का विज्ञान। मॉडल पेपर में गलत दिया गया, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी? ए थॉर्नडाइक ने, बी जेबी वाटसन ने, सी विल्हम बुस्ट ने, डी फ्रोबेल ने। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी विल्हम बुस्ट ने। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? ए आत्मा का, बी मन का, सी चेतना का, डी व्यवहार का।
ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, व्यवहार का। पहले बताया, वर्तमान समय में बता चुका हूँ आगे। वर्तमान समय में क्या है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, आत्मा को सबसे पहले 16वीं शताब्दी में माना जाता था। मनोविज्ञान को ध्यान रखना, 16वीं आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में माना गया, मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में माना गया, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना गया, और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में या फिर वर्तमान शताब्दी में भी बोल सकते हो। वर्तमान में भी व्यवहार का ही विज्ञान माना जा रहा है मनोविज्ञान को। ठीक है, मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। क्लियर हो गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कब कहा गया, 16वीं शताब्दी में, मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में, और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में, फिर वर्तमान में भी कह सकते हो। कहीं भी आपको मिल जाएगा तो हर जगह देखो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर वर्तमान लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तब भी मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना गया है, तो व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, वर्तमान में, ये आप इसी को सही करके चलना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हर जगह दिया रहता है कुछ भी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, ए सामाजिक, बी दार्शनिक, सी राजनैतिक, डी वैज्ञानिक। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, वैज्ञानिक है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ताओं को व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यह विधायक अर्थात कॉन्स्टिट्यूटिव और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, या परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी, स्किनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा इसका, बी, स्टीफन ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना को त्यागा, वर्तमान में अपने व्यवहार को अपनाए हुए है। मैंने पहले ही कहा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा था इसको, हालांकि इसमें एक पॉइंट और भी था, उसने इसको हटा दिया है, इसने यहाँ शुरू किया है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, तत्पश्चात अपनी चेतना को त्यागा, वहाँ पर था अपनी मन को त्यागा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान अपनी मन को त्यागा, फिर आत्मा को त्यागा, फिर अपनी चेतना को त्यागा, वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है। और यहाँ पर है सेम चीज़ें, एक पॉइंट उसने हटा दिया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, पॉइंट ध्यान रखना, क्रम याद रखना, आत्मा को, उसके पश्चात चेतना को, फिर व्यवहार को अपनाए हुए है। किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा इसका, ए, वुडवर्थ ने। मॉडल पेपर में देखो गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति लाने का श्रेय जाता है, ए फॉवेल को, बी पेस्टोलॉजी को, सी वाटसन को, डी मॉन्टेसरी को। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए, फॉवेल को। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा, आप लोग देख चुके हैं, ए, सकारात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है, ए, सीखने का, बी, शिक्षण का, सी, शिक्षार्थी का, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का क्रमबद्ध अध्ययन है, ए, गाल्टन, बी, स्टीफन, सी, स्किनर, डी, वुडवर्थ। सही जवाब हो जाएगा बी, स्टीफन। अगला प्रश्न है, किसने कहा शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ए, एडविन आर्थर पील ने। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा E.A. पील ने दी थी, और B.F. स्किनर ने क्या कहा था, शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था,
शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के अधिगम के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक को अपने शिक्षण को शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक को अपने शिक्षण को किसके अनुरूप बनाने में मदद करता है? ए पाठ्यक्रम के बी परीक्षा किसी शिक्षार्थी के डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षार्थी। तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या करता है? एक शिक्षक तथा अध्यापक को शिक्षण को अनुरूप जो है शिक्षार्थी के अनुरूप अपने शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, एक अध्ययन अर्थात केस स्टडी का उद्देश्य होता है? ए निदान करना, बी उपचार या सुधार करना, सी ग्रहण जानकारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 40 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, केस स्टडी, निदान, उपचार, सुधार, गहन जानकारी, उपयुक्त सभी। यहाँ से प्रश्न आ सकता है और टेस्ट में भी रहेगा आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर पॉइंट? निदान भी है, उपचार सुधार भी है, जानकारी भी है। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखना। विद्यालय में सूचनाएं संप्रेषित कैसे होती हैं? ए नोटिस बोर्ड, बी अभिभावक शिक्षक मीटिंग, सी वेबसाइट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कक्षा में अशाब्दिक संप्रेषण में यह नहीं है। अशाब्दिक मतलब क्या होता है? जो शाब्दिक ना हो, जैसे भाषण हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, स्पर्श हो गया। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। पोस्टर क्या है? ये शाब्दिक लिखा हुआ है। तो संप्रेषण आप ध्यान रखना, शाब्दिक संप्रेषण कौन कौन आता है? पत्र व्यवहार, बुलेटिन, गृह पत्रिकाएं, प्रतिवेदन। ठीक है, विभाग में जो पत्रिकाएं आती हैं। अशाब्दिक में क्या होता है? दैहिक भाषा मतलब शारीरिक भाषा या कायिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, पार्श्व भाषा, संकेत जैसे आसन, चेहरे के भाव, आंख से संपर्क, ये सारी चीजें। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण नहीं है। एक सुनियोजित प्रक्रिया बी, एक गतिशील प्रक्रिया सी, एक दृढ़ प्रक्रिया डी, लचीली प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना सी, एक दृढ़ प्रक्रिया का संप्रेषण का कम्युनिकेशन नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल किससे संबंधित है? ये शिक्षण व्यवहार भी, प्रस्तुतिकरण से मूल्यांकन, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना डी, शिक्षण कौशल जो है सभी। शिक्षण कौशल की विशेषताएं, इस शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण से शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षण कौशल कक्षा में शिक्षण की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए कक्षा में शिक्षण का प्रथम तत्व है। ये योजना बनाना भी, छात्रों को समझना, से प्रस्तुतिकरण, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा ए, योजना बनाना। अगला प्रश्न है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया गया था, किसने दिया? ए ब्लूम ने, बी ब्रूस जायस ने, सी डेविड आशुबल ने, डी मार्शाविल ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा सी, डेविड आशुबल ने। अगला ध्यान रखना, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबल है। इस पॉइंट ध्यान रखना, पूछ सकता है। इस प्रतिमान का आधार शाब्दिक अधिगम है तथा यह सूचना प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थपूर्ण ज्ञान का अभिप्राय है कि इसे सीखे गए ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूम का प्रतिमान है, एक कठोर, बी समस्यात्मक, सी प्रजातांत्रिक, डी व्यवहारिक। तो ब्लूम का प्रतिमान कैसे है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, व्यवहारिक है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के सामाजिक व्यवस्था में कौन अधिक सक्रिय होता है? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की सामाजिक व्यवस्था में कौन अधिक सक्रिय होता है? सही जवाब ए, छात्र, बी शिक्षक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, 48 का छात्र और शिक्षक दोनों। ध्यान रखना, 48 का सही जवाब है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के सामाजिक व्यवस्था में कौन अधिक सक्रिय होता है?
कौन अधिक सक्रिय होता है। इस प्रश्न को आप लोग बार फिर से देखिएगा ध्यान से। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के सामाजिक व्यवस्था में कौन अधिक बोल रहा है, ठीक है, कौन अधिक सक्रिय होता है। तो दोनों में से कोई एक तो होगा जो ज़्यादा सक्रिय होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की सामाजिक व्यवस्था में कौन अधिक सक्रिय होता है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शिक्षक, ठीक है। छात्र ने इसमें पूछा है कौन अधिक सक्रिय होता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक। क्लियर हो गया। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की सामाजिक व्यवस्था में कौन अधिक सक्रिय होता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शिक्षक। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर होता है। ए अधिगम सिद्धांत पर, बी पुनर्बलन के सिद्धांत पर, सी प्रेरणा के सिद्धांत पर, डी शिक्षण के सिद्धांत पर। तो एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर होता है, सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान को प्रभावित करते हैं। ए शिक्षण दर्शन, बी शिक्षण मनोविज्ञान, ए शिक्षण दर्शन, बी शिक्षा मनोविज्ञान, सी सरकार का प्रकार, डी सभी। शिक्षा प्रतिमान को कौन प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान और सरकार का प्रकार जो है ये भी कैसी सरकार है ये भी डिपेंड करता है। शिक्षण प्रतिमान, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। अगला प्रश्न है अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है। ए आशुबेल ने, बी ब्लूम ने, सी पावलोव ने, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, आशुबेल ने। अगला प्रश्न है सार्थक मौखिक सीखने का सैद्धांतिक दृष्टिकोण 1960 के दशक में आशुबेल द्वारा रट्टा सीखने के विपरीत के रूप में विकसित किया गया। वास्तव में आशुबेल ने रट्टा सीखने और सार्थक सीखने के बीच बहुत महत्वपूर्ण अंतर किया। अगला प्रश्न है स्वामित्व अधिगम प्रतिमान ट्यूटोरियल शिक्षण का प्रयोग क्यों करता है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, निर्णयात्मक परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का विषय है, हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, व्यवहार। प्रारंभ में मनोविज्ञान किसका अंग था, सही जवाब हो जाएगा सी, दर्शन का। बदलता चला गया बाद में। शुरुआत मनोविज्ञान दर्शन का हिस्सा था, ठीक है। यह दर्शन शास्त्र से दूर होता गया और लगभग 138 साल पहले स्वतंत्र अनुशासन बन गया। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। ये शिक्षक के लिए भी, छात्रों के लिए, सी दोनों के लिए, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों के लिए, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ये स्वयं को समझने, भी छात्रों को समझने हेतु, सी शिक्षण विधियों चुनने हेतु, डी समस्त शिक्षण प्रक्रिया हेतु। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, समस्त शिक्षण प्रक्रिया को समझने में। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। ए शिक्षण के लिए, बी विद्यार्थियों के लिए, सी अभिभावक के लिए, डी सभी के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान सही जवाब हो जाएगा डी, सभी के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ नहीं है, नहीं है पूछा है। आज का इस ट्रेंड चल गया है, प्रश्न नहीं से बहुत पूछता है क्योंकि सभी पता होना चाहिए। ए सूचना भी, विवृत्ति थी, ज्ञान, डी सभी। तो शिक्षा का अर्थ ज्ञान तो होता ही है, कहीं देखोगे उसको पूछा भी है, सूचना भी दिया रहता है, ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ सूचना और ज्ञान होता है, लेकिन अभिवृद्धि नहीं होता। अभिवृद्धि में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, अभिवृद्धि जो है ये शिक्षा का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है ध्यान रखना, इसलिए शिक्षा का अर्थ केवल शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान और सूचना का संचार करना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के भीतर से उसकी सहज प्रवृत्ति, क्षमताओं, निहित शक्तियों को बाहर निकालते उन्हें पूर्ण विकसित करती है, ठीक है। सूचना और ज्ञान खुद बोल रहा है कि शिक्षा का अर्थ नहीं है। अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या होता है, अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है शरीर आकार, भार में पाई जाने वाली वृद्धि, अर्थात बालक के शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि, ठीक है। अभिवृद्धि मतलब क्या होता है, शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि होता है। तो ये शिक्षा का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान है
ए कौशल केंद्रित, बी पाठ केंद्रित, सी बाल केंद्रित, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी व्यवहार का। अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य है, ए ज्ञान, बी व्यवसाय, सी चरित्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। किसी प्रश्न में आप क्वेश्चन दे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, गूगल में है या बुक में है, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या जरूर डालें प्लीज़। और हम्बली रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के लिए BD 103 है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए 201 है। अगला प्रश्न है सर्वेक्षण अध्ययन नहीं है, सर्वेक्षण अध्ययन नहीं करता, एक कार्यक्रम संबंध का, बी वर्तमान स्तर का, सी व्यापक अध्ययन का, डी इनमें से कोई नहीं। सर्वेक्षण अध्ययन नहीं करता तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 62 का ए कार्यकरण संबंध। कार्यकरण संबंध मतलब होता है जो जैसा है वैसा ही, कुछ मतलब ज़्यादा कम नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि का उद्देश्य है, ए व्यापक अध्ययन, बी कार्यकरण संबंध, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगात्मक विधि का उद्देश्य क्या होता है, सही जवाब हो जाएगा बी कार्यकरण का संबंध, क्योंकि इसमें जो जितना चीज़ है प्रयोग करोगे, जितना चीज़ जो सही रहता है वही उत्तर आएगा, इसमें ज़्यादा कम आप कर नहीं सकते हो। अगला प्रश्न है अधिगम का अर्थ है, ये व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बी प्रशिक्षण में होने वाला परिवर्तन, सी अभ्यास में होने वाला परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अधिगम का संबंध है, ए स्थायी परिवर्तन, बी अस्थायी परिवर्तन से, सी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। 65 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, तो अधिगम का संबंध है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। अगला प्रश्न है सीखना है एक प्रक्रिया, घटना, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। सीखना क्या है, सही जवाब हो जाएगा ए एक प्रक्रिया है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं या इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है अधिगम की प्रकृति होती है, ए अर्जित, बी अभ्यास, ये अपेक्षा की स्थायी, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी आर्मरोड। अगला प्रश्न है निम्न में से गलत है, मतलब कौन सा ये गलत है। सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, बी सीखने के कारण व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, सी सीखना एक जातीय प्रक्रिया है, डी सीखना ज्ञान को अर्जित करना है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी सीखना एक जातीय प्रक्रिया, ये गलत है। अगला प्रश्न है सीखने का संबंध है, ए औपचारिक, सीखने का संबंध है, ए औपचारिक सीखना, बी अनौपचारिक सीखना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है, ए अनौपचारिक सीखना, बी औपचारिक सीखना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, ए अधिगम, बी शिक्षण, सी प्रशिक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षण। अगला प्रश्न है अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक की डॉट डॉट में घटित होती है। सही जवाब हो जाएगा ए व्यवहार में। अगला प्रश्न है शिक्षण की अवस्थाएं या चरण होती हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 3। शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण, शिक्षण के अंतः क्रिया चरण, शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण था, शिक्षण के बाद का चरण, 3 चरण हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण की अवस्था है, ए पूर्व तत्परता, बी अंतः क्रिया अवस्था, सी तत्परतावाद,
डी सभी, हम लोग देख भी चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। शिक्षण की अवस्था कौन सी है? पूर्व, अंतः और बाद वाली, सभी। एक दो प्रश्न आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। केस स्टडी का उद्देश्य नहीं है एक गहन अध्ययन, बी एक इकाई, सी अनेक इकाइयाँ, डी उपचार। अगर आप प्रश्न सही से हल किए होंगे वहाँ तो हमने बता भी दिया था, आप हल इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है? ए शिक्षण की पूर्व तत्परता, बी अंतः क्रिया में, सी शिक्षण पश्चात में, डी सभी में। आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ध्यान रखना 9654302596 पर प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। सिर्फ इतना मैसेज करना है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर RMAPU सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ चाहिए, फिर आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए, या फिर बीएड सेकंड ईयर की पीडीएफ चाहिए। आप लोग ध्यान रखना, जो अगला प्रैक्टिस हम लोग हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे इसी का, शिक्षण एवं अधिगम की परिपेक्ष। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त है जो भी है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस टेस्ट को हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग पूरा देख के ही जाइएगा और अच्छे से तैयार करके जाइए। यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण टेस्ट है, ध्यान रखना, इसमें अच्छे प्रश्नों को रखा गया है। ध्यान रखना, एक बार ये शब्द हम लोग बार बार कह रहे हैं, 201 जो सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए महत्वपूर्ण है, और 103 आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण यह टेस्ट। सभी लोग अपनी टेस्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।